हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 9 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 56 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है और अपनी चाल को अपनी पिछली चाल से 33 सही 1/3% बढ़ाकर उसी मार्ग से ए पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो आदमी है ये ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक वापस आता है। यानी कहने का मतलब ये है दोनों कंडीशन में इसका डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल रहता है और हमें एवरेज स्पीड निकालना होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 2xy बटा एक्स प्लस वाई, जिसमें x जाने का स्पीड और y आने का स्पीड होता है। सवाल में यहाँ पर सिर्फ जाने का स्पीड दिया है, आने का स्पीड में कह रहा है कि ये इतना बढ़ाकर वापस आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितना बढ़ा रहा है इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। ठीक है, अब देखिए जाने का स्पीड हम लोग ये नीचे वाला मान ले 3 यूनिट, तो वापस आने का स्पीड कितना होगा? 3 से 1 अधिक, यानी 4 यूनिट हो जाएगा। ये जो है इसके स्पीड का रेशियो है जाने और आने का। ठीक है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो पहले रेशियो से एवरेज स्पीड ये फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे। तो कितना आएगा? 2xy यानी 2 गुना 3 गुना 4 और नीचे दोनों का योगफल 3 4 7 हो जाएगा। 4 तिया 12 दुना 24/7 आया है इसका एवरेज स्पीड रेशियो में। और यहाँ सवाल में सिर्फ जाने का एक्चुअल स्पीड दिया है और रेशियो में जाने का स्पीड क्या है? 3 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि ये 3 यूनिट का वैल्यू ये जो रेशियो में है ये किसके बराबर होगा? जाने का एक्चुअल स्पीड 56 सही 1/4, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 56 चौके कितना होगा? 224 प्लस 1 225/4 इसके बराबर हो जाएगा। हमें निकालना 24/7 का, तो 24/7 का निकाल देंगे। उसके लिए क्या करना होगा? ये 225/4 को ये 3 से डिवाइड करना होगा नीचे। उसके बाद 24/7 का निकालना है तो 24/7 से गुना करना होगा। इसको कटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 तिया 12 हो रहा है, 12 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब नहीं कट रहा है, ये 2 दूना 450 हो जाएगा ये, और नीचे 7 सॉल्व करेंगे। 7 6 के 42, बचा कितना? 3 30 हुआ, 7 चौके 28 जाएगा, 2 बच जाएगा, नीचे 7 यानी 64 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते। 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य के पूरे होने में कितने दिन की देरी होती? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे जितना काम हुआ है, टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 25 दिन के बाद जो है 6 और पुरुष को शामिल किया जा रहा है। पहले जो पुरुष इसमें शामिल था उन लोगों ने 25 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद 6 पुरुष शामिल हुआ है, तो ये 30 पुरुष के द्वारा 25 दिन में कितना काम होगा? 30 गुना 25, अगर एक पुरुष का एफिशिएंसी 1 यूनिट है। ठीक है, इसके बाद 6 और पुरुष शामिल हो गए, तो 30 पहले से था, 6 शामिल हो गया, तो अब कितने पुरुष हो गए? 30 प्लस से 36, और ये लोग यानी 36 लोग कितने दिन काम किए होंगे? यहाँ देख लीजिए, पहले 41 दिन में करने का निश्चय किया था और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया, यानी कि 40 दिन में ही कार्य समाप्त हो गया। 40 दिन में 25 दिन इन लोगों ने किया, ये 30 वाले, तो बचे कितने? 15 दिन, तो ये 36 लोग 15 दिन काम किए। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका आएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब इसको बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे? ये कह रहा है कि अगर नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती। तो पहले 30 पुरुष था, तो मान लीजिए कि ये 6 आदमी को अगर शामिल नहीं करता तो ये 30 आदमी इसको x दिन में करता। ठीक है, जितना भी लेट होता
वो लेट यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक्स का वैल्यू निकालने के बाद। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से कट रहा है, दोनों तरफ काट देंगे। 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 पंचे 30। इधर 25 पंचे 125, 15 छाके 90। जोड़ने के बाद 215 हो जाएगा। यहाँ 5x होगा, 5 को इस तरफ लाइए, बराबर x आ जाएगा। 5 से कटाएंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यानी x बराबर आ गया 43। यानी अगर ये 6 पुरुष को शामिल नहीं किया जाता तो काम 43 दिन में होता। तो कितना दिन की देरी होता? 41 दिन में करने का ठाना था, 43 लगता, यानी 2 दिन का देरी होता। ऑप्शन नंबर 4 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि 8 अंकों की संख्या ये 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या ये 9 से विभाज्य है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर ये नंबर 88 से विभाज्य है तो वो नंबर 8 और 11 दोनों से विभाज्य होगा, क्योंकि 8 गुना 11 88 होता है। तो ये नंबर लिखेंगे, 3 है, x 5 4 7 9 y उसके बाद 4। तो 8 से पहले चेक कर लेते हैं क्या होता है रूल 8 से विभाज्यता का। आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो आखिरी में 3 अंक ये हैं, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो y का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पहले 9 लेंगे, देखेंगे क्या नंबर बन गया, 9 9 4 यानी 994। क्या 994 8 से कट रहा है? 8 एक 8, 8 दोनों 8 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 9 इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है। उसके बाद y का वैल्यू क्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 रखने पर ये बनेगा 984। 984 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? 8 एक 8, 8 दोनों 16, 8 तिया 24, ये 8 से कट रहा है, इसका मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू 8 पॉसिबल है। ठीक है, अब 11 से चेक कर लीजिए, तो वहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि इनके ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं और इवन प्लेसेस पे जो भी है, दोनों के योगफल का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले देखेंगे हम लोग ऑड प्लेस पे क्या है। यहाँ 4 है, 4 है, 9 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर आगे x है। सबको जोड़िए, 4 9 13, 4 17 और x, यानी 17 प्लस x हो गया। उसके बाद इवन प्लेस देखिए y का वैल्यू तो 8 हो गया। ठीक है, तो 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, ये 23 हो गया। या तो इन दोनों को बराबर करिए या इन दोनों का डिफरेंस 0 कर दीजिए, बात एक ही है। ये बराबर इसलिए करेंगे कि 17 और यहाँ 23 है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? अगर 9 लेंगे तो 17 9 26 हो जाएगा, बराबर नहीं आ रहा, तो 17 6 23 हो रहा है। तो 6 मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपको 11 का डिफरेंस बनाना है तो 23 और 11 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34। 17 ये है, 34 बनाना हमें, तो x का वैल्यू 17 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर 6 जो है मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो x का 6, y का 8 मिल चुका है। अब z का निकालना है। तो देखिए z माइनस हो ना, तो z का आपको मिनिमम वैल्यू लेना है। वैसे 9 से विभाजित तो ये मिनिमम ही आएगा, चेक कर लेंगे क्या होता है, अंकों का योगफल 9 से कटनी चाहिए। तो आप सिंपल सा क्या करिए, 9 जहाँ जहाँ हो रहा है योगफल हटा दीजिए, 9 हटा देंगे, 5 4 9 हटा देंगे, 2 1 3 3 6 2 8 हो रहा है, तो z का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। 8 1 9 होगा, फिर 9 से डिविजिबल है, तो z का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर सारा वैल्यू रख दीजिए। 3x, तो 3x का मान कितना है, 6 है, तो 3 गुना 6 प्लस 2y, 2 गुना y का मान कितना है, यहाँ पर 8 है, माइनस का z का मान 1 है, तो 1 कर देंगे। तो 18 इधर हो गया 10, 28 में से ये 8 दुना 16, इधर 18, तो 16 18 34 में 1 घटाएंगे 33। 33 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे, यदि ये है और x एक न्यूनकोण है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, आप एंगल कोई भी रख के यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो ये सिंपल सा सवाल है। यहाँ 3 को कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर 7 साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे 3 साइन स्क्वायर एक्स बाहर कर लेंगे, तो इधर 4 अलग हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसका वैल्यू 1 होता है, बराबर राइट साइड 4। ये 3 इक्का 3 जाके घट जाएगा, बचेगा 1, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये 4 इधर आ गया, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 1/2। तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, तो एक्स का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो कॉट एक्स यानी कॉट 30 का मान कितना होता है, √3।
और टेन 30 का मान 1/√3, दोनों को जोड़ देंगे, √3 एलसीएम आएगा इधर, 3 1 4, तो 4/√3 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 रुपया में और दूसरी बैटरी को 5% की हानि पर 950 रुपया में बेचता है। उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये सेलिंग प्राइस है दोनों का, और ये 30% के लाभ पर इतना में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 130%। यानी कहने का मतलब है ये जो पहला बैटरी है, ठीक है, B1 लिख देते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना होगा 650 सेलिंग प्राइस है, जबकि परसेंटेज में हो गया 30 + 100% यानी 130%। तो ये जो है 130% का वैल्यू है, हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कट जाएगा सीधा सीधा 5 बार में, 5 × 100 500 रुपया बैटरी 1 का कॉस्ट प्राइस आया। अगर बैटरी 2 का निकाले तो उसी तरह से 950 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5% का हानि हो रहा है, तो सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा 95%। तो 950 को 95% से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा 10 बार में, 10 × 100 ये हो जाएगा 1000। ठीक है, आपको निकालना है समग्र लाभ, यानी ओवरऑल इसको प्रॉफिट या लाभ नुकसान कितना हुआ वो निकालना। तो देखिए ये पहला बैटरी 650 में बेच रहा है, इसका क्रय मूल्य 500 है, तो यहाँ पर कितना का प्रॉफिट है 150 का। दूसरा बैटरी का देखिए 1000 का है, 950 में बिक रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 50 रुपये का नुकसान है, तो 50 माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100, यानी 100 रुपया दोनों मिलाकर इसको प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकलता है क्रय मूल्य पर। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ, पहला बैटरी का 500, दूसरा का 1000, टोटल 1500, तो 100 का निकालेंगे 1500 पर परसेंटेज गुना 100% करके, 2 जीरो कट जाएगा, 15 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वार्षिक दर है 10%, 2 वर्ष, तो ये चक्रवृद्धि दर से बढ़ता है, तो 10% का 2 वर्ष का क्या होता है इफेक्टिव परसेंट 21%। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100 करके, तो 10,000 का 21% निकालें तो 2100 का वृद्धि होगा, तो कितना हो जाएगा 10,000 + 2000 12,100, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आगे, मानवीय की वर्तमान आयु के 2 गुने और तानवी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना ही होगा, लिखते जाते हैं। देखिए मानवी को मान लेते हैं इसका आयु m वर्ष है और तानवी का t है, तो मानवी का 2 गुना करना तो 2m कर देंगे प्लस तानवी। ठीक है, इन दोनों का योगफल कितना है 35 है, तो बराबर 35। उसके बाद दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, तानवी के पिता की आयु वर्तमान में तानवी की आयु की 3 गुनी है। लिखते हैं तानवी का जो फादर है वो तानवी के आयु का कितना गुना है 3 गुना, तो 3t हो जाएगा इसका फादर। और मानवी के भाई की वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो ये जो मानवी है इसका भाई यानी ब्रदर का एज कितना है मानवी से 6 वर्ष अधिक, यानी m + 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भाई है इसका और ये तानवी का पिताजी है। और आगे कह रहा है कि तानवी के पिता और मानवी के भाई का वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, यानी इन दोनों का योगफल कितना है 56 है। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3t + m + 6 बराबर 56, यानी तो आप ऐसे कर दीजिए m को आगे लिख दीजिए प्लस 3t बराबर कितना 56 है ही, ये 6 उधर जाके घटेगा तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ये हो गया। आपको मानवी और तानवी दोनों का निकालना है, तो आप किसी एक को बराबर करके कटा लीजिए, तो इसमें अगर 2 से गुना कर दें तो यहाँ पर 2m बन जाएगा, बराबर हो गया। उसके बाद माइनस कर देंगे तो ये 2m होगा, कट ही जाएगा, ये इधर t है, यहाँ पर 3 दूना 6t हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस का 5t होगा, बराबर राइट साइड 50 दूना 100 हुआ, 100 में 35 घटाइए माइनस का 65 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ा का साइन यहाँ माइनस है, तो 5 से इसको कटा देंगे 13 बार में, तो तानवी का आयु कितना आ गया 13 साल। अब मानवी का निकाल लीजिए, टी का वैल्यू 13 यहाँ रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगा 2m बराबर हो जाएगा 35 - 13 यानी कि ये 22, 2 से कटा देंगे इसको 11, तो m का वैल्यू 11 आया। तानवी और मानवी का योगफल पूछ रहा था, 13 + 11 ये कितना हो जाएगा 24 साल, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, एक दिन 2 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 3 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया था।
यह मानते हुए कि महीने के दौरान मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ, सेब का मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 केजी सेब है, 2 केजी अंगूर है, तो 2 से काट देंगे दोनों को, तो 1 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा, 80 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 केजी सेब का मूल्य ए है और 1 केजी अंगूर का मूल्य जी है, ग्रेप्स, दोनों का योगफल 80 रुपया हो जाएगा। अब आप इसको ऑप्शन से चाहे तो निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। क्या पूछ रहा है, सेब का। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन 60 मान लें सेब का, अगर ये 60 है और ये दोनों का योगफल 80 है तो ये कितना होगा, 20 होगा। इसको यहाँ पर रख के चेक कर लीजिए, 4 केजी सेब है तो 60 के दर से 60 × 4 240 रुपया हो जाएगा, प्लस 3 केजी अंगूर है, अगर अंगूर का 20 है तो 20 या 60 केजी होगा, दोनों का योगफल 300 हो रहा है। क्या यहाँ पर 300 है, 300 है, इसका मतलब ये जो है एकदम सही है, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये एप्पल का जो प्राइस है वो कितना है, 60 रुपया पर केजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगर नहीं होता दूसरा ऑप्शन आप चेक कर सकते थे, नहीं तो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना भी बिल्कुल आसान है। आगे, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सक्सेसिव लगा दीजिए, खरीदते टाइम 30% का प्रॉफिट हो रहा है और बेचते टाइम भी 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 + 30 + 30 × 30/100 इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा। तो जीरो से काट देंगे, ये 60 इधर 9 इधर, 69% का टोटल प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी आधार त्रिज्या ये है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πRH। 2 पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू आर जो कि यहाँ पर है 19.6 इंटू एच हमें निकालना है तो एच को एच रहने देंगे, बराबर इसके कर देंगे 1848। हटाइए इसको, 7 से 1 कटर, 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56, 2.8। 22 से इसको कटाएंगे, 22 अट्ठे 176 होता है और 22 के 88, 28 यहाँ पर है। ठीक है, तो पॉइंट दिया है तो आप यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो 28 30 बार में कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो एच का वैल्यू क्या आ गया, 15। तो 15 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे, सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26.5% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए ये जो परसेंटेज है 125, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा, 5/4, यानी 5/4 होगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आप बनाइए, ये कह रहा है कि उसकी बचत से इतना अधिक है व्यय, तो बचत को ये नीचे वाला मान लेंगे 4 यूनिट, ये जो 4 यूनिट है इसका क्या है, सेविंग है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, इससे 5 अधिक यानी 9 यूनिट होगा। तो इसका इनकम कितना होगा, 9 खर्च है 4 बचत है, तो 9 4 13 यूनिट जो है इसका टोटल इनकम होगा। ये स्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ कमी और वृद्धि हो रहा है, तो आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 2 भी लगा सकते हैं। तो देखिए अब आगे कह रहा है कि ये जो है सुधा, ये व्यय में इसका 6% का कमी होता है। व्यय पहले कितना एक्सपेंडिचर 90 और 6% का कमी हुआ तो टोटल कितना होगा, 90 का 6%, 9 छः के 54, यानी 5.4 रुपया का यहाँ पर कमी हो गया। उसके बाद बचत में 26.5% का वृद्धि हुआ। बचत पहले कितना था, 40, 40 का अगर आप 26.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 दूना 40, 20 पंचे 5 से 25 25, 5 तिया 15, 53 दूना ये कितना हो जाएगा 106, यानी 10.6 का जो है यहाँ पर इसका सेविंग बढ़ गया है। तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको यहीं से पता चलेगा। देखिए दोनों का जो योगफल होगा वही इनकम में चेंज होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 10.6 में 5.4 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो आएगा 5.2। तो 5.2 रुपया जो है इसका इनकम बढ़ा है। ठीक है, प्लस में आएगा तो बढ़ा है और माइनस में आएगा तो घटा है। तो इतना का वृद्धि है इनकम में, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो आय में कितना वृद्धि हुआ है, तो 5.2 का वृद्धि है, किसके ऊपर, 130 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए। तो पॉइंट हटा के जीरो लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 13 चौके 52, 4% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे,
त्रिभुज पी क्यू आर में ये कौन का रेशियो दिया है, क्यू कम आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्यू है 7 यूनिट का, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर होगा। और बनाना भी आसान है, रेशियो में जोड़ें तो 7 5 12 6 18 यूनिट। और एंगल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों एंगल का योगफल 180 डिग्री। तो ये 10 गुना है, तो 7 का भी 10 गुना होगा 70। आगे, किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 होता है इसका आंसर, आप इसे जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो अभाज्य संख्या लिखिए, 3 और 5 लिख दीजिए, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या दो ठो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। आगे, इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो सिंपल सा, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना तो पहले नंबर लिखिए पॉइंट और रेकरिंग छोड़ के, तो ये आएगा 17। इसमें माइनस वो करना है जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस कर दीजिए। नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना 9, तो एक बार 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 7 का रेकरिंग हो रहा है। और जितने अंकों का रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे 1, तो एक अंक है, 1 0 आ जाएगा। 17 में 1 घटाएंगे 16 बटा 90, 2 से कट जाएगा 8, यहाँ पर 45, तो 8 बटा 45 इसका करेक्ट आंसर। आगे, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभाविक संबंध का उपयोग करके माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्य 35 और बहुलक 40 है। तो इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य लिखेंगे। बहुलक का वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट, 140 है, 140 बराबर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका निकालना है तो m लिख देते हैं, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है यहाँ 35, तो 2 गुना 35 हो जाएगा। 35 गुना 70 माइनस में होगा, इस तरफ आके जुट जाएगा, ये हो जाएगा 210। उस तरफ से ये 3 को ले आएंगे, भाग में हो जाएगा, बराबर m का वैल्यू आपको मिलेगा 3 से कटाने के बाद 70। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये और ये है। तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों मूल, तो यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 में आधा घटाएंगे तो 1.5 आएगा, यानी 3 बटा 2 इसको लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, माइनस का 1 आएगा, तो प्लस है, कुल मिला के माइनस का 1 होगा, बराबर 0। फ्रैक्शन में नीचे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को 2 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x, और यहाँ पर माइनस में 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर 4 में है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 बराबर 0, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, जब किसी संख्या में 47% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है जटिल है थोड़ा, इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए। तो ये क्या है, देखिए आप जानते हैं कि 1/40 कितना होता है, 2.5%। ठीक है, और ये जो 47 है, 47.5, ये 19 का 2.5 गुना है, तो आप इसको लिखेंगे 19/40। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं सोच पाते तो आप सीधा सीधा क्या करिए, 47 दूना 94, 95/200 हो जाएगा, ये हटा दीजिए, 5 से 19, 5 से ये 40, तो 19/40 है। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि अगर वो संख्या मूल रूप से 40 है तो उस पर 19 का वृद्धि हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 40 + 19 59। जबकि यहाँ पर वृद्धि कितना है, 590, तो ये 590 के बराबर होगा। सीधा सीधा 10 गुना दिख रहा है, संख्या ज्ञात करना है तो 40 का भी 10 गुना करेंगे, तो 400 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे, दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी रेखाएं एफ जी के समांतर है। यानी ये जो रेखा सी डी है और ये एफ ए बी है, ये एफ जी के समांतर है। यानी कहने का मतलब तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। ई रेखा एफ जी पर स्थित एक बिंदु है। यह दिया गया है कि कोण ए बी 110, ये जो कोण है 110 है, ई सी डी 95 यहाँ पर है, बी ई सी एक्स, एक्स का मान हमें निकालना है। ठीक है, ये एक्स का निकालना है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग आगे बढ़ा दें ए बी को, तो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, तो बी है, ई है, ये इसका नाम दे दीजिए आप क्या, एम। तो ये त्रिभुज अगर देखें बी ई एम में, तो ये एक्स है, और ये कोण आपको पता चलेगा यहाँ से, ए बी एम एक रेखा है, सीधा रेखा, जिसमें ये कोण दिया है 110, तो ये कितना होगा, 70 होगा। आप जानते हैं रेखी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, जिसमें 110 है तो ये 70 होगा। और ये जो एंगल है ये कितना होगा,
ये 95 डिग्री होगा। इसके बराबर संगत कौन सी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये 95 तो ये भी 95 होगा। और ट्राइंगल अगर हम लोग बी ई एम का बात करें तो इसका इन दोनों का योगफल यहाँ पर बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको बराबर कर दिया, यानी 70 प्लस एक्स बराबर 95 कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 25। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे, यदि ए प्लस बी 11 है, ए माइनस बी 3 है, तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालना है, तो आप जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 11 3 14 का आधा 7 हो जाएगा। बी का वैल्यू दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड करिए, तो 11 माइनस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। वैसे भी देख सकते हैं, 7 4 11, 7 में से 4 घटा 3, तो स्क्वायर में यहाँ पर वैल्यू रखिए, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, 49 प्लस 16 65 इसका आंसर बनेगा। आगे इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये 4 तिया 12 हो गया, 12 माइनस 12 ये तो 0 हो गया, हटा दीजिए इसको। इधर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा माइनस में, यहाँ पर 5 है, तो 5 में 3 घट जाएगा, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 141 है, मध्य वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है, 3 संख्याओं का योगफल दिया है, बीच वाला पूछा जा रहा है, तो बीच में हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज निकालने के लिए योगफल 141 को 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा कितना, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 47। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं समझ के, लगातार अगर हम लोग 3 संख्या लिख दें कोई भी, मान लीजिए 3 4 5 है, तो ये एक तरह का सीरीज है, क्योंकि इनके बीच का गैप 1 है हमेशा। ठीक है, और ये एपी है, तो एपी का एवरेज कहाँ होता है, बीच में होता है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको निकाल लिए 47। आगे, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। साधारण सा सवाल है। इफिशियंसी सबसे पहले निकाल लीजिए ए बी सी का। ए करते हैं 20 दिन में, बी करते हैं 24, सी करते हैं 30 दिन में। तो मान लेंगे टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 120, 20 छाके 24 पंचे और 30 चौके 120 होता है। अब इस काम को तीनों को साथ में करना है, तो 120 यूनिट काम है, तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 6 5 11 4 15, 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 8 दिन आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, यदि एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए इसके वास्तविक और समान मूल हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर पहला मूल ये 3/5 है तो दूसरा मूल यानी बीटा भी 3/5 ही होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है वास्तविक और समान है। दो मूल आपको पता है, हम पीछे सवाल में बता चुके हैं। द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो वो फॉर्मूला लगा के निकाले, जो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या है, 5 का स्क्वायर और इसका जो पावर है वो 4 है। तो आप जानते हैं कि बाहर वाला पावर और अंदर वाला पावर गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 की पावर कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर 5 की पावर 8 गुना 5 की पावर 3, और बाहर है भाग 5 की पावर 9। तो आप एक साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आधार सबका बराबर है 5। अगर आधार बराबर रहता है, बीच में गुना रहता है, तो पावर को जोड़ देते हैं, और अगर आधार बराबर रहता है, बीच में भाग रहता है, तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो एक साथ लेंगे तो 5 की पावर क्या करना होगा, 8 3 11, उसमें 9 माइनस करना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ भाग है। तो 5 की पावर 2 निकलेगा, जिसको आप 25 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। आगे, इसमें परिवार F1 द्वारा किराना, ग्रोसरी और शॉपिंग के लिए औसत प्रतिशत व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे F1 का ब्लू वाला है, ग्रोसरी पर F1 कर रहा है 20%। ठीक है, और शॉपिंग पर F1 ये कर रहा है 10%। तो 20 प्लस 10/2 कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा कितना, 30/2 यानी कि 15%। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। आगे, इसमें कह रहा है कि इन सभी वर्षों में कुल मिलाकर किन दो शाखाओं ने सबसे कम जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री की है। ठीक है, तो जोड़कर निकालना होगा। तो ए का निकालें तो कितना होगा जोड़ने के बाद, 3 4 7 4 11 4 15 6 21 बचा 2,
5 2 7 3 10 5 15 5 20 7 27 271। बी का 3 7 10 5 15 5 20 5 25 बचा 2 2 4 5 9 6 15 2 17 4 21 215। यानी ए जिस ऑप्शन में है वो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेंगे सी का जोड़ के हम लोग। 4 4 8 6 14 6 20 4 24, उसके बाद 2 2 5 7 5 12 5 17 7 24 3 27 274 आ गया। ठीक है, तो ये 215 से ज़्यादा, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, 3 वाला हटा दीजिए। उसके बाद आप ई और एफ है, यहाँ पर बी और डी है, तो देख लेंगे ई का जोड़ के। ठीक है, ई और एफ एक साथ है तो ई को जोड़ लेंगे। 2 6 8 6 14 4 18 बचा कितना, 1 6 1 7 7 14 7 21 9 30 9 39, ये 398 बहुत ज़्यादा है। और यहाँ सबसे कम वाला पूछ रहा है, इसका मतलब ई के साथ वाला भी आंसर नहीं होगा, ये है सबसे कम बी वाला। ठीक है, 215। बी के साथ डी है, आपको डी भी चेक करना होगा श्योर होने के लिए कि बी जो है, ये डी जो है वो कम है कि नहीं है। तो देखेंगे डी का जोड़ के यहाँ पर कितना होगा। 6 5 11 5 16 5 21 8 29 बचा 2 4 2 6 4 10 6 16 4 20 209, यानी ये 215 से भी कम है, इसका मतलब यही दोनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।